जब एडल्टहुड में आते हैं तो प्यूबर्टी इज़ अ वेरी क्रूशल टॉपिक कि एक तो 10 इयर्स तक बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाना है, उनको प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट देना है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज ऑफ बिगेस्ट बॉय। हमारे लास्ट एपिसोड में हमने बात की डॉक्टर रचना गुप्ता से, जिन्होंने हमको बताया मेडिकेशन और डायग्नोसिस के बारे में। आज हम बात करेंगे मिसेस साधना दुबे से, जो हमें बताएंगी ऑटिज्म के बारे में। और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है समर को लाइफ स्किल्स सिखाने में, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग, उसकी ईटिंग हैबिट्स एंड एजुकेशन, स्पेशली एजुकेशन. So we'll be talking to her, and she has been working in this field since last 20 years as a special educator. Hello ma'am. हेलो, Welcome to our podcast. कैसे हैं आप? फाइन। आपने न्यूरो डाइवर्जेंस की फील्ड में काम कब से शुरू किया? मैंने 1999 से काम शुरू किया था। जब मुझे एक एक्सपोजर मिला था एक स्कूल में स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ का, तो मुझे लगा कि मैं इस फील्ड में भी बहुत अच्छे से काम कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइकोलॉजी का था। मैंने एमए साइकोलॉजी किया था एंड पीजी डिप्लोमा किया था गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। देन मेरा पास्ट था कि मेरा ब्रदर भी एक मेंटली रिटार्डेड था, मेरा एल्डर ब्रदर है, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस था, तो मुझे वही सारे एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने में याद आने लगे और मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया, इस फील्ड में Okay. मैं काम कर सकती हूँ। ओके, तो जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं अपने बच्चे को लेके उनके असेसमेंट के लिए, तो आप उनको ऑटिज्म कैसे समझाते हैं? हम उनको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इजी समझाते हैं कि आप ऑटिज़म का नाम सुन के डरें नहीं और गूगल पे सर्च ना करें। बेसिकली ऑटिज़म मतलब एक रहता है कि सिंपल लैंग्वेज में बोले तो धुन में रहना बच्चे, और ये एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर रहता है। तो बच्चों के डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है और उनके अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना, इस पे उनको सही तरीके से नहीं कर पाते बच्चे। ओके, तो पेरेंट्स जब आपके पास आते हैं ये लेके, तो उनका डिस्कम्फर्ट किस चीज़ में होता है जनरली? कि बच्चा ऑटिस्टिक है, तो आप उनको कैसे समझाते हैं कि उसके साथ कैसे आपको हैंडल करना है या क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? ये कैसे होता है? सबसे पहला रहता है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम्म, कि हमारे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। वो समझते हैं कि अगर हमारा बच्चा बोलना शुरू कर दे, लाइक जो बच्चे वर्बल भी है तो वो रिपीटेशन करते हैं, तो उनको लगता है कि ये बोलने की ये प्रॉब्लम है। नहीं बोल रहा तब भी बोलने की प्रॉब्लम है, और रिपीटेशन कर रहा तब भी बोलने की प्रॉब्लम है, या नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स लगातार बोलता जा रहा है तब भी बोलने की प्रॉब्लम है। तो पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चे को स्पीच की ट्रेनिंग मिल जाए, स्पीच डेवलप हो जाए, तो हमारे बच्चे का सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बिहेवियर पे ध्यान नहीं देते कि लाइक बिहेवियर भी तो प्रॉब्लम दे रहा है उनको, तो हमको वो समझाना पड़ता है उनको। उनको ये समझने में डिफ़िकल्टी आती होगी मेरे ख्याल से कि ये बच्चे अपने आप को रेगुलेट करने के लिए स्टिमिंग करते हैं। Yes. और उनके लिए स्टिमिंग इज़ लाइक अ एम्बैरेसमेंट थिंग कि वो बच्चा क्यों फ्लैप कर रहा है हैंड्स, क्यों हेड बैंग कर रहा है। बट वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि दिस इज़ हाउ दे एक्चुअली दे ट्राइंग टू कंट्रोल देमसेल्फ थ्रू दिस। तो ये बहुत मुश्किल होता होगा। जी जी। तो अगर बात करें उनकी एजुकेशन के बारे में, पेरेंट्स का मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि एजुकेट करना है उनको। सो हाउ डू यू टेल देम कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम, हाउ टू एजुकेट किड्स विद ऑटिज्म? पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे को बोलना आ जाए और बैठने लग जाएगा तो वो स्कूल जाने लग जाए, बस किसी तरह से स्कूल की एजुकेशन लेना शुरू कर जाए। पेरेंट्स को मैंने देखा कि वो टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं देंगे, ईटिंग स्किल्स की ट्रेनिंग नहीं देंगे, बट उनको ABCD जरूर सिखा देते हैं। जो कि हमारे पास जब भी बच्चा आता है तो हम लोग उनको यही बताते कि इसके ABCD सीखने से क्या मिला, क्या बच्चा सेल्फ डिपेंड हुआ, क्या उसकी प्रॉब्लम्स कम हो गई, क्या उसने बिहेवियर नॉर्मल शुरू कर दिया। पर बच्चे पेरेंट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए वो चाहते हैं कि वो एजुकेटेड हो जाए बच्चा, तो उनको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में ही है, कंपेयर करना चाहते हैं एक्चुअली वो। तो वो उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि एजुकेशन प्रॉपर हो जाए उनका। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो एजुकेशन
for special need kids is very different from what neurotypical kids go for an education. उनके लिए बुकिश ज़रूरी है. हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन का मतलब होता है लाइफ स्किल्स, जिसमें उनको ये पता होना चाहिए कि जब आपको खाना मांगना है तो हाउ डू यू हैव टू यूज़ दैट, कि खाना खाने के लिए आपको क्या बोलना है या कैसे बताना है. टॉयलेट जाना है तो आपको कैसे बताना है. दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ एजुकेशन रादर देन बुकिश एजुकेशन. तो आर पेरेंट्स बीन एबल टू अंडरस्टैंड दैट, या आप उनको समझा पाते हैं, या उनकी बेसिक जो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन उनकी होती है लाइफ स्किल्स, तो आप वो कैसे बताते हैं, कैसे हम सिखा पाते हैं उनको? पेरेंट्स के साथ मुझे जब से मैं काम कर रही हूँ तब से बहुत डिफ़िकल्टी आती है. सबसे पहला तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं. जहाँ पेरेंट्स एक टाइप्स के पेरेंट्स रहते हैं, 3 टाइप्स के पेरेंट्स रहते हैं मैंने देखा जो मेरी लाइफ में, कि एक पेरेंट्स होता है कि वो शुरू में डिनाई करता है बट वो समझ जाता है कि मेरे बच्चे में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी है, और फिर वो हमसे एसोसिएट होकर धीरे धीरे वर्क करने लगता है. लेकिन सेकंड होता है जो कि वो एक्सेप्ट करता है लेकिन बहुत लेट एक्सेप्ट करता है. ठीक है, इट्स ओके, हम काम करते हैं, आप काम करिए. फिर उनको अगर उसमें रिजल्ट मिलता है तो फिर वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. जैसे एक मैं एग्जांपल लूँगी, एक जर्मनी से मेरे पास में एक पेरेंट्स आए थे, तो देन उसके पेरेंट्स यहाँ से ट्रेनिंग लेकर गए, और उसके बाद बहुत टाइम बाद उसके पापा का फ़ोन आया कि मैडम बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है. तो मैंने उनको यहाँ से गाइड किया जब, तो वो बोले फ्रेंकली बोलूँ मैडम मैं आपको कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम आपसे मिलने आया था तो मुझे ये सब चीज़ ब्लंडर्स लगी थी कि आप ये क्या है, क्या तरीका है, और मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है ही नहीं. लेकिन जब आपने अभी सेकंड टाइम मुझे जर्मनी में इंस्ट्रक्शंस दिए और वो मैंने किया, तब मुझे आपके ऊपर फेथ हुआ कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ें करना ही पड़ेंगी. तो वो पेरेंट्स सेकंड टाइप के थे. थर्ड टाइप के रहते हैं कि वो 2 और 3 इयर्स घूमते रहते हैं, थेरेपिस्ट ट्राई करते रहते हैं, डॉक्टर्स ट्राई करते रहते हैं. देन बच्चे का जब लर्निंग का पीरियड निकल जाता है तब वापस हमारे पास आते हैं. ओके. तो काफ़ी लेट हो जाता है. तो इनकी एजुकेशन के लिए जो अपन बात कर रहे हैं, एजुकेशन फॉर देम, एजुकेशन इज़ लाइफ स्किल्स, तो हम इनको नॉर्मल एजुकेशन के लिए जो वर्बल बच्चे हैं उनको तो दिक्कत नहीं आती है, वो पिकअप बहुत फास्ट कर लेते हैं. लेकिन जो नॉन वर्बल बच्चे हैं उनको हम क्यूज़ कैसे देते हैं कि उनको कैसे बात करना या कैसे अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाहिए? हम लोग उनको पिक्चर एक्सचेंज मेथड पे लर्निंग कराते हैं. और पहले हमको उनको एक चार्ट बना के, रूटीन चार्ट, उसके जो सेल्फ स्किल्स वाले पार्ट रहते हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स रहती है, खाना, पानी, टॉयलेट, ड्रेसिंग स्किल, क्लीनलीनेस, जो बेसिक नीड्स रहती है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, और उस पे से पिक्चर से शुरू करते हैं हम लोग. पिक्चर एक्सचेंज मेथड बोलते हैं उसको. ये अगमेंटेटिव और अल्टरनेट थेरेपी कही जाती है, जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं तो बच्चे आसानी से अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं. ओके. तो बेसिकली वो जो फ्लैश कार्ड्स या जो कार्ड्स होते हैं उनको हम क्यू कार्ड्स को दिखाते हैं. उनको सिखाते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ दे वांट टू गो टू टॉयलेट, देन देयर विल बी अ पिक्चर ऑफ अ टॉयलेट और समथिंग कि मुझे यहाँ जाना है, एंड आल्सो यूजिंग कपल ऑफ वर्ड्स. उन 5 वर्ड में से वो 2 ग्रैब कर लेते हैं, एंड देन दे विल टेल कि हाँ टॉयलेट जाना है टाइप का. तो ऐसे हम उनको एजुकेट करना सिखाते हैं. ऐसे ही मुझे लगता है फर्दर भी अपन आगे जो, ये तो बेसिक नीड्स हो गई, इसके बाद जो फर्दर रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ती जाती है. क्वेश्चन, आंसर्स, एवरीथिंग इज ऑन द इंक्रीज करते जाते हैं. जैसे जैसे बच्चे का वोकेबलरी बढ़ती जाती है, एरिया ज़्यादा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे एरियाज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के कार्ड्स भी हम लोग उसमें डालते जाते हैं और इंक्रीज करते जाते हैं. ओके. तो अगेन टॉकिंग अबाउट एजुकेशन ओनली, जो इनकी एज जैसे बढ़ती है तो एज के हिसाब से हम कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं कि इस एज तक हमको ये पढ़ाना है, या इस एज के बाद हमें इस चीज़ से फोकस करना है, या इस एज के बाद इस पे, तो ये कैसे बाइफरकेट करके हम कैसे बढ़ते हैं आगे? हम लोग सबसे पहले तो टॉयलेट ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं. वो कि कौन जैसे सी बच्चा एज आता से? है वैसे तो 2 इयर्स इज राइट एज और टॉयलेट ट्रेनिंग. क्योंकि जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे रहते हैं उनको जितना लेट होता है उतना ही वो प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं, वो रिजिड हो जाते हैं. और वो वही तरीका अपना लेते हैं जो उन्होंने लर्न कर लिया है. तो हमारे पास जैसे ही बच्चा हमारे पास में आता है, हमसे संपर्क करता है, वैसे ही हम सबसे पहले फोकस करते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग पे, और फिर उसके ईटिंग स्किल्स पे. क्योंकि बहुत सारे बच्चों को चीविंग करने की प्रॉब्लम होती है और पेरेंट्स मिक्सर में ग्राइंड करके उनको खिलाते हैं,
जिससे वो अपने मसल्स को यूज़ करना ही भूल जाते हैं और उनको लगता है कि इसी तरीके से मैं भी कंफर्टेबल हूँ और मदर्स समझती है कि मैं भी कंफर्टेबल हूँ। तो टॉयलेट ट्रेनिंग एंड ईटिंग स्किल्स पे हम लोग फोकस करते हैं। तो 2 इयर्स टू 4 इयर्स के बीच में हम लोग जो रहता है कि हम फोकस करते हैं सेल्फ स्किल्स वाले पार्ट पे, जो कि नॉर्मल बच्चों के लिए भी ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ ये हो जाता है कि पेरेंट्स बेसिकली ये सोचने लगते हैं कि अपने बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है तो वो अगर जिस चीज़ में कंफर्टेबल है हम उसी को करने लगें। लेकिन हम नॉर्मली भी तो बच्चों को इस एज में सब चीज़ें सिखाते हैं। तो हम सबसे पहले पेरेंट्स को यही बोलते हैं कि आप नॉर्मल बच्चों को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं जो चीज़ के लिए, वो आप शुरू कीजिए इनके लिए भी, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बच्चे को हम बिफोर 6 ईयर मतलब 4 इयर्स सेल्फ स्किल्स ट्रेनिंग पे लाते हैं और 6 इयर्स तक हम लोग उनको बोलते हैं कि ये सेल्फ डिपेंड हो जाना चाहिए बच्चा। ओके, फॉर एवरीथिंग लाइक टॉयलेट ट्रेनिंग, ईटिंग बाय देमसेल्फ, ड्रेसिंग स्किल्स, क्लीनलीनेस, एवरीथिंग, ये होना चाहिए। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स को लगता है अरे बच्चा भाग रहा है तो ठीक है छोड़ दो, मैं ही करा देती हूँ, मैं ही करा देता हूँ करके माँ बाप पूरा कंट्रोल ले लेते हैं और चक्कर में बच्चा 6-7 साल तक ना ही खा रहा होता है अपने हाथ से और ना ही टॉयलेट ट्रेन होता है। दिस इज अ प्रॉब्लम। सो मैम, जब स्पेशल एजुकेशन की अपन बात कर रहे हैं तो जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं तो आप उन्हें क्या बताते हैं? स्पेशल एजुकेशन सिर्फ स्कूल में ही दी जाती है या उनका पेरेंट्स का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसमें? पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट का ग्राफ है, जब पेरेंट्स काम करते हैं तो वो ग्राफ एकदम ऊपर जाता है इम्प्रूवमेंट का। क्योंकि सेंटर्स पे या स्कूल में बच्चे जो ट्रेनिंग सेंटर्स पे या स्कूल में बच्चे जाते हैं, थेरेपी सेंटर्स पे जाते हैं, तो वो 1 आवर या 3 आवर्स रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब पेरेंट्स को गाइडेंस मिलता है और पेरेंट्स को पता रहता है कि हमको कैसे वर्क करना चाहिए हमारे बच्चे के साथ और उसके क्या नीड्स हैं और क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं, तो जब पेरेंट्स को गाइडेंस मिलता है तो वो ग्राफ एकदम ऊपर जाता है। जैसे कि सेंटर्स पे बच्चे आते हैं तो एक 30% इम्प्रूवमेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा दे पाते हैं, बट जैसे ही पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो 80% तक इम्प्रूवमेंट हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत फर्क पड़ता है उससे। और पेरेंट्स भी अगर एजुकेटेड होते हैं, लेकिन एजुकेशन के साथ ही समझदार पेरेंट्स कहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कई बार बहुत ऐसे निचले ग्रामीण इलाकों से लोग बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, पर वो इतने समझदार रहते हैं, भले एजुकेटेड नहीं होते, बट उनको ये रहता है कि नहीं मेरे बच्चे में मुझे इम्प्रूवमेंट लाना है, तो वो सीखते हैं। जब पेरेंट्स सीखते तो बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। तो आपके यहाँ पेरेंट्स भी आके टाइम स्पेंड करते हैं सीखने के लिए, या मतलब आप उनको जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो घर पे काम करते हैं? हमारा फर्स्ट थिंग यही रहता है कि हम पहले पेरेंट्स को ही ट्रेनिंग देते हैं। ओके। फर्स्ट हमारे यहाँ जब असेसमेंट के लिए बच्चा आता है तो जैसे ही असेसमेंट होता है वैसे ही हम पहले पेरेंटल ट्रेनिंग देते हैं और उनको टिप्स देते हैं और उनको ही देते हैं, गाइडेंस देते हैं, पूरा उनको लॉजिक समझाते हैं एक एक थेरेपी का। जो हमारे थेरेपी टेक्निक्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर थेरेपी है, बीए थेरेपी है, प्ले थेरेपी है, सेल्फ स्किल्स ट्रेनिंग है, ये सारी ट्रेनिंग्स को पहले हम पेरेंट्स को मतलब पूरा क्लियर करते हैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट कि कैसे करना है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे करेंगे। और उसके बाद हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो हमारे यहाँ हम लोग 5 डेज की पेरेंटल ट्रेनिंग भी देते हैं कि हम बच्चे के साथ काम करते हैं और हम पेरेंट्स को खड़ा रखते हैं उनके साथ में या बैठाते हैं और उनको दिखाते हैं कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और ये क्या लॉजिक है जिसके थ्रू हम ये वाली थेरेपी कर रहे हैं। अदरवाइज कई बार पेरेंट्स हमारे पास जब पहले आते थे तो बोलते थे क्या गेम्स खिलाना है, वो तो ओटी में भी होता है, वो तो स्पीच में भी होता है, वो स्पेशल एजुकेशन में भी होता है, ये तो सिर्फ गेम्स खिलाना है। पर हम लोगों ने जब पेरेंट्स को गाइड किया कि नहीं, गेम्स तो एक माध्यम है, एक तरीका है कि उससे, क्योंकि बच्चे और किसी चीज़ से डाइवर्ट होंगे नहीं और किसी चीज़ से उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, उनका इन्वॉल्वमेंट उसी से होता है, टॉयज़ से ही, इसीलिए हमको टॉयज़ रखना पड़ते हैं और गेम्स रखना पड़ते हैं। बट हमारा पर्पस डिफरेंट होता है। जैसे एक बच्चा बैठ नहीं रहा है तो हमारा पर्पस है बैठाना, एक बच्चा हमसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो हमारा उसको आई कांटेक्ट डेवलप करने का है, एक बच्चा इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम गेम्स को लेते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं। तो जो भी गेम्स को लिया जाता है तो वो किस पर्पस से लिया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो जब ये लॉजिक पेरेंट्स को क्लियर होता है
तो पेरेंट्स भी उसके साथ में कोऑपरेट करते हैं। ओके। और वैसे भी कहते हैं कि पेरेंट्स ही सबसे बड़े, सबसे अच्छे एजुकेटर, सबसे अच्छे थेरेपिस्ट होते हैं, क्योंकि बच्चा दिन भर उनके साथ रहता है। Yes. एक थेरेपी सेंटर पे वो 1 घंटे जाता है, स्पेशल स्कूल में या किसी भी जगह स्कूल में वो 3 घंटे 4 घंटा, मैक्सिमम 5 घंटा रहेगा। सो आई थिंक पेरेंट्स का रोल इस सारी थेरेपीज, एजुकेशन सब में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यस, सो दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया अपने बच्चे के साथ ऑन वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग, तो आई थिंक डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है बच्चे का। सो टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर, जो आप भैया बोल रहे थे स्ट्रक्चर, हाउ इम्पॉर्टेंट इज स्ट्रक्चर इन ऑटिस्टिक पर्सन लाइफ? यस, स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑल वर्ल्ड में बच्चों के लिए यूज़ होता है, और ये बहुत सारी रिसर्च के बाद ये टेक्निक निकली है कि स्ट्रक्चर थेरेपी ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक मैजिक की तरह काम करती है। वो अगर हम स्ट्रक्चर थेरेपी को समझते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, तो बच्चों की बिहेवियर में, उनको एक्सप्रेस करने में, उनकी एंजाइटी लेवल, सब चीज़ें डाउन जाती है और बच्चे बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं और उनकी रिजिडनेस भी कम हो जाती है। तो स्ट्रक्चर थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है, और पेरेंट्स को एक बार वो समझ में आ जाती है और वो अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो उसका मैजिक शुरू हो जाता है। तो हम लोग उस पर बहुत फोकस करते हैं कि स्ट्रक्चर थेरेपी देना शुरू करें बच्चों को। एक छोटे से उसमें बताइए ना, स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज इट? स्ट्रक्चर थेरेपी एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक रूटीन प्लान रहता है। बट रूटीन क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमारे बच्चे होते हैं तो हम हमारे बच्चों को या तो हमारे अकॉर्डिंगली चलाते हैं, हमारे रूटीन के अकॉर्डिंगली, या उनके मूड के अकॉर्डिंगली चलने देते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर थेरेपी होती है, ये बीच की एक लाइन होती है जिसमें बच्चे के अकॉर्डिंगली हम लोग बच्चे का जो रूटीन रहता है उसको एक लाइन अप करते हैं, और उसमें कोई टाइम टू टाइम नहीं रहता है कि 8:05 पे इसको ये करना है या 10:05 पे ये करना है। ये रहता है कि ड्यूरेशन में काम करना, जो कि हम लोगों के, जब कहते हैं ओल्ड पेरेंट्स जो थे, ओल्ड लोग थे, वो ये करते ही थे। वो बोलते ही थे कि मॉर्निंग आवर्स में ही उनको नहलाना चाहिए, या पॉटी के लिए पहले सुबह सुबह पहले फ्रेश होने जाना चाहिए। लेकिन अभी के पेरेंट्स, जैसे हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, हम बोलते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग दीजिए, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं मैडम, वो सुबह तो टाइम नहीं रहता, उसको स्कूल भेजना रहता है ना, इसलिए हम लोग तो उसको छोड़ देते हैं, फिर वो स्कूल से आता है, फिर हम कोशिश करते हैं, या फिर वो वहीं पर ये कर लेता है। तो ये सबसे रॉन्ग होता है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, क्योंकि उनको शुरू से अगर स्ट्रक्चर में डाला जाए और सुबह ही उनको बता जाते हैं हम लोग कि सुबह उठेंगे, फिर टॉयलेट जाएंगे, टॉयलेट जाने के बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट के थोड़ी देर बाद ही हम पॉटी के लिए जाएंगे। तो जब हम ये चीज़ें क्लियर करते हैं बच्चे को, तो बच्चे को उसकी इम्पोर्टेंस आती है, और धीरे धीरे बच्चा उस रूटीन में कंफर्टेबल हो जाता है, और उसके अच्छे से हमको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो एंड इवेंचुअली दे आर अ लॉट ऑफ किड्स आर नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल की सिचुएशन में अगर आपको ऑलरेडी पता है बच्चे को, मतलब करते 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 उनकी आदत पड़ जाती है इन बच्चों को, एंड दे आर वेरी गुड विद सिस्टम कि अगर जो मैं अगर 5 दिन से कर रहा हूँ या हफ्ते भर से कर रहा हूँ, तो वो उनके सिस्टम में आ जाता है कि वो ऐसे ही करना है मुझे, एंड लाइफ बिकम्स ईजियर फॉर द किड एज वेल एज फॉर पेरेंट्स, और उनका सिस्टम बहुत सही तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है कि अब मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, एंड यू जस्ट हैव टू से, यू जस्ट हैव टू गिव अ क्यू कि ब्रश, एंड देन अपने आप सारे काम होने लगते हैं। ब्रश भी कर लेगा, ब्रश के बाद आई रिमेंबर फ्रॉम समर्स इनिशियल एज, तो वो पहले बड़ा मुश्किल था, बट उसको बहुत फास्ट पिक करता था वो कि अगर उसको मैंने आदत डाल दी कि ब्रश कराना है, उसको मैं एक फोटो लगा के रखती थी उसके मिरर पे सिंक के पास, तो ही न्यू कि वो पिक्चर देखी कि अच्छा ब्रश का टाइम है, मुझे ब्रश करना है। फिर ब्रेकफास्ट की फोटो दिखा देती थी, एंड लाइक अब मुझे ब्रेकफास्ट करना है, एंड ग्रेजुअली मुझे कभी फोटो या कुछ दिखाना ही नहीं पड़ा। इट वॉज प्रीटी ऑब्वियस कि ये है, ये है, ये है, ये है, एंड देन ही स्टार्टेड grasping those words. Breakfast, then toilet, then you have to take bath, you have to eat, you have to go to school. So everything was totally systematic. Everything was nice. So yes, this is a good this thing. एक और मैं इसमें बताना चाहूँगी कि स्ट्रक्चर थेरेपी से बच्चे की एंजाइटी लेवल और रिजिडनेस भी कम हो जाती है, क्योंकि बच्चा फ्लेक्सिबल हो जाता है उससे कि मुझे ये तो करना ही है। और देन एंजाइटी ऐसे कम होती है कि हम जब बोलते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप कार से खेल सकते हो,
तो देन जो बच्चे की मूड्स रहते हैं, मुझे ये करना है, मुझे अभी जंपिंग करना है, मुझे अभी राउंड राउंड करना है, मुझे अभी कार से खेलना है, तो जब हम उनको बोलते हैं कि नहीं आप ये करने के बाद ये कर सकते हो, तो बच्चा हमारे साथ ज़्यादा कोऑपरेट करता है और वो फ्लेक्सिबल भी होता है और हमारे साथ उसका कंफर्ट हो जाता है और रेपो डेवलप होता है। देन बच्चे के मूड्स उसके अकॉर्डिंगली चेंज होने लग जाते हैं। तो उनके लिए तो बेनिफिशियल है ना, बिकॉज दे आर गेटिंग एन रिवॉर्ड कि ये करोगे तो ये मिल जाएगा करने को। सो इवेंचुअली अगर देखा जाए तो ये तो हम न्यूरोटिपिकल्स के साथ भी करते हैं। अगर उनसे काम कराना होता है, मतलब पढ़ाई के लिए बैठना होता है, तो बोलना पड़ता है कि अच्छा इसके बाद आपको 1 घंटे का गेम खेलने को मिलेगा। मैं अभी देख ही रही हूँ मेरे बेटे के साथ, छोटे बेटे के साथ, उसको पढ़ाने के लिए मतलब इफ़ यू वांट टू गो फॉर बास्केटबॉल देन आई से नहीं 1 घंटा पढ़ोगे तो बास्केटबॉल जाओगे। सो इवेंचुअली दिस इज सेम फॉर न्यूरोटिपिकल एज वेल एज फॉर न्यूरोडाइवर्जेंट। इसमें एक ही डिफरेंस है मैडम कि ये कंडीशन है, ये रिवॉर्ड नहीं है। तो हम लोगों के लिए कंडीशन है वो कि आप करोगे, ये काम होने के बाद आपको ये करना ही है। देन अगर वो कैसे भी करे, वो इतना सा अगर टच भी करके आए चीज़ को, जैसे कि लाइक हम ब्रश करा रहे हैं और ब्रश में उसने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, लेकिन उसने जरा सा ही बस ब्रश को हाथ लगाया, देन आपने ही पूरा किया, तब भी उसको वो कार से खेलने को मिलने वाला है। ओके, राइट, ये डिफरेंस रहेगा। ओके। सो अभी ये बात हमने करी अभी तक एजुकेशन है सबकी, अब आते हैं हम इनकी थोड़ा सा एडल्टहुड पे। जब एडल्टहुड में आते हैं तो प्यूबर्टी इज़ अ वेरी क्रूशल टॉपिक एक्चुअली, जो बहुत सारे पेरेंट्स इससे इस समय डील कर रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट, बिकॉज एक टीनेज में जब हम आते हैं तो एनी विच वेज बच्चे में अग्रेशन आता है, उनके बहुत सारे मूड चेंज होते हैं, और because unfortunately a lot of these kids are neurodivergent kids are non-verbal or maybe selective speech they have, तो वो express नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज, एंजाइटी इशू, डिप्रेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पेरेंट्स हमें फेस कर रहे हैं उनके साथ। तो ये कैसे हैंडल करना चाहिए और पहले से कैसे हैंडल करना चाहिए ताकि ये बाद में इशू ना आए? तो हम लोग इस पे आते हैं कि जब टीनेजर बच्चे शुरू होती टीनेज उनकी, जैसे आजकल 10 इयर्स से ही बच्चों में वो सारी चीज़ें डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं, तो हम लोग पेरेंट्स को गाइड करना शुरू कर देते हैं कि एक तो 10 इयर्स तक बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाना है, उनको प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट देना है, उनको अपने प्राइवेट पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो हम लोग बोलते हैं चार्ट्स को यूज़ करो और उनको बताना शुरू करो। लड़कियों का जो भी काम होता है गर्ल्स का वो मदर करे, बॉयज़ का जो भी काम रहता है सेल्फ स्किल्स वाला वो पापा या कोई भी मेल पर्सन करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो उसमें भी ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स डेवलप होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हार्मोन डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाता है, हार्मोन्स चेंज होने लग जाते हैं, तो वो सब चीज़ें उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि वो कहीं पे भी अगर टच करते हैं किसी, अगर बॉय है और गर्ल या मदर के कहीं पर भी उसने टच किया तो उसको एक अलग तरीका एक्साइटमेंट होने लगता है। तो इसीलिए हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि इसके लिए बहुत अवेयर रहें वो लोग। मदर को अगर बहुत उसको प्यार करने की इच्छा है तो हम बोलते हैं सर पे हाथ फेरवो, उसके पैर दबा दो, उसके हाथ पे टच कर दो, बट उसको ऐसे हग नहीं करना, किस नहीं करना, अपने पास सुलाना नहीं। इसके लिए हम बहुत पेरेंट्स को अवेयर करते हैं। और गर्ल्स के लिए भी हम बोलते हैं कि फादर के पास में ज़्यादा नहीं, तो क्योंकि इन बच्चों को हम डिफरेंस करना नहीं सिखा सकते कि ये अंकल है और ये पापा है, ये ब्रदर है और ये ब्रदर का फ्रेंड है, तो ये हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोगों को उनके लिए क्लियर करना होता है कि आप किसी भी मेल पर्सन को हग नहीं करोगे। गर्ल्स को सिखाते हैं हम लोग कि उनसे दूर से एक डिस्टेंस मेंटेन करके उनसे हम बोलते हैं। जैसे आजकल अपने जो इंडियन कल्चर तो बहुत ही अच्छा है हमारा, कि उसमें तो ये रहता ही है कि लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं तो उनको पापा के पास में इस तरीके से नज़दीक नहीं आना रहता है, और बॉयज़ को मदर से कैसे मेंटेन करना रहता है डिस्टेंस। तो लेकिन जो हमारा बाहर का फॉरेन कल्चर है उसके आने से थोड़े से प्रॉब्लम्स डेवलप हुई है कि बच्चे हर किसी को हक करते हैं और ये करते, तो लगता है कि अरे अच्छा है मतलब, लेकिन ये इन बच्चों के लिए नहीं रहता है। तो इनके लिए हमको यही इंडियन कल्चर को ही बताना रहता है। जैसे हम बोलते हैं नमस्ते बोलो, तो वो टच ही नहीं करते हैं, तो उनको एक तरह की वो आदत लग जाती है।
तो इस तरीके से हमको पेरेंट्स को ट्रेन करना पड़ता है कि आपको इसके लिए बहुत अवेयर रहना है। और कुछ भी चीज़ कभी हो भी रही है, जैसे कि बच्चों में प्राइवेट पार्ट को टच करने की आदत होती है, जो आफ्टर 6 इयर्स बच्चों में डेवलप ही होती है, नॉर्मल बच्चों में भी। बट इनमें डिफरेंस रहता है कि नॉर्मल बच्चा छुप छुप के करता है और ये बच्चे सबके सामने करने लगते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि उसके लिए बहुत नो और उसको इशू मत बनाइए, उसको धीरे से हाथ को एंगेज कर दीजिए, वो कुछ कर रहा है तो उसको डाइवर्ट कर दीजिए, बट उसको बहुत जोर जोर से बोलना, उसको इंस्ट्रक्शंस देना, सबके सामने उसका डिस्कशन करना, ये सब नहीं करना चाहिए। एक्चुअली पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते हैं, उनको क्या लगता है बच्चा बोल नहीं रहा है तो वो समझ भी नहीं रहा है, बट एक्चुअली ये बच्चे सब कुछ समझ रहे होते हैं। दैट एम्बैरेसमेंट, इवन दे फील एम्बैरेस, इवन दे अंडरस्टैंड एंगर, दे अंडरस्टैंड ऑल दोज इमोशंस। अगर मेरे फेस पे गुस्सा अगर आ जाए, भले ही मैं ना बोलूं, पर समझ जाता है दैट मम्मा गुस्सा है इस समय, तो दे अंडरस्टैंड इट। लेकिन पेरेंट्स को क्या लगता है इसको समझ में नहीं आया, उसी के सामने आप बात कर रहे होते हो, उसी के सामने आप उसको पब्लिक में उसको मना कर देते हो, ये नहीं करना, ये नहीं करना, एंड दे अंडरस्टैंड इट, एंड दिस इज रियली नॉट गुड फॉर देयर डेवलपमेंट एंड देयर ग्रोथ। तो एक तो ये मेजर पार्ट हो गया जहाँ पेरेंट्स की एक्चुअली कमी की वजह से बहुत बार बच्चा सफ़र कर जाता है। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इस एज में, टीन एज में जो आती है कि जनरली अगर हम देखें तो टीन एज में बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उनको अकेला घूमना है, उनको अच्छा लगना है, उनको दे नीड कंपनी, दे नीड फ्रेंड्स, दे नीड अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड देम, जो इनको नहीं मिल पाता। पेरेंट्स क्या होता है, उनको लगता है बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखो, अरे बोल नहीं पाता है, अरे क्योंकि आपने उसको इंडिपेंडेंट बनाया ही नहीं। तो बच्चे को टीन एज तक भी पेरेंट्स खुद सर्व करके दे रहे हैं खाना, खुद उसके साथ बैठे हैं, घूमने जा रहा है तो भी साथ में जा रहे हैं। तो बच्चे के अंदर वो फीलिंग जो इंडिपेंडेंस की आनी चाहिए टीनेज में, जो एक्चुअली मुझे लगता है कि न्यूरो डाइवर्जन बच्चों के साथ भी आती है, ऑटिस्टिक बच्चों को भी फील होता है कि उन्हें अकेले जाना है। बिकॉज मैंने ये समर के साथ फील किया है कि उसको अपनी प्लेस चाहिए होती है। आई वॉन्ट माई रूम, इफ़ आई हैव टू गो फॉर अ वॉक आई वॉन्ट टू गो अलोन। तो ये चीज़ें पेरेंट्स नहीं करते हैं तो उनके अंदर एंग्जाइटी, अग्रेशन आता है कि मैं कब तक घर के अंदर रहूँगा, भाई मुझे मेरी इंडिपेंडेंस तो दो। सो ये बताना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को कि प्लीज़ उसको हैंडीकैप मत समझो आप, कि वो नहीं बोल रहा है या वो कुछ अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज है, डज नॉट मीन दैट ही इज़ इनकेपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। तो दिस इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी टोल्ड टू पेरेंट्स। यस, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा एम रहता है, पेरेंट्स को हम ये गाइड करते हैं कि हमारा एम है कि बच्चा भले ही किसी भी डिसऑर्डर में है या कोई भी उसकी लिमिटेशन है, हमारा पर्पज़ ये है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना और वो 18 इयर्स तक हमको करना है। तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करना है, बस उसको ही हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर थेरेपी फर्स्ट ले लेते हैं, फिर हम बोलते हैं सोशल स्टोरीज लीजिए, फिर हम लोग बोलते हैं कोई व्यक्ति रखिए जो आप भले जॉब करते हैं बट आपने एक स्ट्रक्चर बच्चे के लिए अगर बना दिया है, तो स्ट्रक्चर का सबसे जो ज़्यादा हमको मतलब एक बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट रहता है कि आप भले ही ना हो घर में, आपने किसी को भी घर पे रखा है और उसको अगर वो स्ट्रक्चर रूटीन प्लान लगा है और वो स्ट्रक्चर पता है, तो वो बच्चे को आराम से करा सकता है और बच्चा पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहता exactly. वो अपने स्ट्रक्चर पे डिपेंड रहता है। देन सोशल स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आफ्टर 5 इयर्स। आफ्टर 5 to 6 इयर्स हम लोग बोलते हैं सोशल स्टोरीज यूज़ कीजिए। सोशल स्टोरीज को जैसे मैंने आपको भी कभी गाइड किया था कि पूरी कहीं पर आप ले जा रहे हैं या आपने जॉगिंग के लिए बोला है, तो आपने उसको बोला पहले यहाँ से जाएंगे, यहाँ तक हम जॉगिंग करेंगे, फिर हम यहाँ रुकेंगे, फिर हम यहाँ पर आएंगे, फिर हम इस तरीके से नीचे से लिफ्ट से आएंगे, फिर ऊपर तक आएंगे, फिर रूम में आके ड्रेस चेंज करेंगे। तो जो हम लोग उनको सोशल स्टोरीज कन्वे करते हैं, उससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और वो उसको वैसे के वैसे स्टेप में फॉलो करने लगते हैं। एंड आई थिंक इसकी वजह से उनकी एंग्जाइटी भी नहीं आती है। आई रिमेंबर जब हम लोगों ने शुरू में समी को बाहर ले जाना शुरू किया था, और समी को पानी से तो बेइंतहा प्यार है, तो वो कहीं भी देख के कूद जाता था। देन मैंने आपको पूछा था कि मैं कैसे सॉल्व करूँ इस इशू को, तो आपने कहा था पहले से उसको ना वो कार्ड दिखाओ कि हम यहाँ पानी में जा रहे हैं, इसमें जंप नहीं करना है, हमको ऐसे करना है। तो व्हेन आई स्टार्टेड टेलिंग हिम अगेन एंड अगेन, तो इवेंचुअली वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो गई। प्लस वेकेशन पे जाना, लाइक सरप्राइज कर देना उसको कि हम, मतलब क्योंकि हमें लगता है वो सुन तो रहा नहीं है,
तो बताने की भी क्या जरूरत है, तो उठा के Yes. उसको ले गए वेकेशन पे एंड सडनली यू नो बच्चा गेट सरप्राइज, अरे ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, सडनली मैं घर पे था, मैं कहीं बाहर आ गया। तो यू कैन नॉट डू दैट विद योर किड, तो यू हैव टू टेल अकॉर्डिंगली। आप भले ही बच्चा सुने ना सुने, आपको बताना पड़ेगा कि हम वेकेशन पे जा रहे हैं। एंड दिस आई डिड विद समर, इट वर्क्स वंडर्स। मतलब क्या ही वो, मैं इसको बताती हूँ कि हम, मतलब मैं 3 महीने पहले बता देती हूँ हम यहाँ जा रहे हैं, एंड द वे ही एक्सप्लोर्स दैट प्लेस। हम कश्मीर जा रहे थे और कश्मीर से पहले मैंने उसको बताया हम कश्मीर जाएंगे, इस डेट से इस डेट को जाएंगे, एंड हम यहाँ गुलमर्ग जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, उसने सारे प्लेसेस को ऑलरेडी पूरा एक्सप्लोर कर लिया था। एंड ही यूज्ड टू मेक मी सिट, मेरा हाथ पकड़ के मुझे बैठाता था और टीवी पे सारी प्लेसेस दिखाता था, ये गुलमर्ग है, ये सोनमर्ग, मतलब हम 3 महीने पहले सब विजिट कर चुके थे। सो व्हेन वी रीच देयर ही वाज सो काम एंड ही वाज कंपोज्ड, कि बिकॉज उसको पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ, एंड दैट वाज द टाइम ही फेल्ट इट एंड ही वाज प्रिपेयर्ड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये पेरेंट्स रियली अपने आप को पहले से एजुकेट करें इन चीज़ों को लेके, तो मुझे लगता है उनका टीन एज, उनका बचपन सबको बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा। So there are a lot of things which parents are important for parents to learn rather than for kid. So there's very thin line between life skills and education कि क्या है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। एंड द क्रक्स मुझे लगता है इज इम्पॉर्टेंट इज बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना सबसे बड़ा पॉइंट है, रादर देन एजुकेटिंग योर किड। अभी पेरेंट्स का बार बार मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, आपने समर के लिए क्या सोचा? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं सोचा, जिस दिन वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसे लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, वो मुझे पता चल जाएगा। आई डोंट वांट टू प्रेशराइज हिम, आई एम वेरी हैप्पी दैट इज इंडिपेंडेंट, ही कैन कुक, ही कैन फीड हिमसेल्फ। जब उसे भूख लगे, मैं नहीं हूँ तो वो खाना खा लेगा, जब मैं नहीं हूँ वो अपने आप जाके नहा लेगा, अपने आप ब्रश करता है, अपने आप अपने कपड़े खुद चूज़ करता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसमें पेरेंट्स भी स्ट्रेस नहीं होते ना। अगर आपका बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए तो आपका आधा स्ट्रेस तो ख़त्म हो गया। अब आपको सिर्फ कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है, दैट्स इट। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं पेरेंट्स अभी, एक्चुअली दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। तो मैम न्यूरोटिपिकल और न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे क्या साथ में सोशलाइज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, बट एक लेवल का डिफरेंस रहता है कि एक तो बच्चों में अवेयरनेस नहीं होती है, तो अगर अवेयरनेस डेवलप की जाए नॉर्मली स्कूल्स में और बच्चों में, तो हम इन बच्चों को उनके साथ में कर सकते हैं सोशलाइज। लेकिन लेवल का फ़र्क होता है कि ऑटिज़म का लेवल क्या है, क्योंकि माइल्ड लेवल के बच्चे और ऑटिस्टिक फीचर्स वाले बच्चे स्कूल में सरवाइव कर पाते हैं, और जो सिचुएशन जैसे गार्डन ले गए हैं, कहीं पार्टीज़ में ले गए हैं, तो वो काफ़ी कुछ मतलब सोशलाइज हो पाते हैं इन लोगों के साथ में। बट एकदम सीवियर ऑटिज़म हो या मॉडरेट लेवल का हो, तो वहाँ हम फिर उनको स्कूल्स वगैरह में नहीं कर सकते, तो वहाँ दिक्कत आती है। ओके, बट अभी आजकल के स्कूल्स में मैंने देखा है कि शायद ऑटिस्टिक बच्चों को अकोमोडेट करने लगे हैं। Yes. और उनको एजुकेट भी करते हैं नॉर्मल बच्चों को उनके लिए। इज इट ट्रू, ऐसा हो रहा है? आपने तो देखा ही होगा। यस, मैं भी अभी एक स्कूल से एसोसिएटेड हूँ, और वहाँ मैं दे रही हूँ, ट्रेंड कर रही हूँ पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, और स्कूल में भी काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो बच्चों को अवेयरनेस आ रही है उसमें। ओके, बच्चों का रिएक्शन पहली बार कैसा होता है? मतलब न्यूरोटिपिकल बच्चे अगर न्यूरो डाइवर्जेंस के साथ आए तो, क्योंकि वो तो 1-2 ही हैं, बाकी सारे तो उनको लगता है ना समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग है यहाँ, ये बच्चा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। बच्चों को तो नहीं समझ होती है जी, तो वो कैसे होता है? पहले तो बच्चे डरते हैं, वो जब बच्चे एकदम गिरते हैं या कुछ उनको पुल करते हैं, पुश करते हैं, उनको कभी कभी स्क्रैच कर देते हैं नॉर्मल बच्चों को, या धक्का दे देते हैं आके, तो उनको काफ़ी डर लगता है। बट जब उनको समझाया जाता है और उनको बताते हैं कि इस तरीके से कुछ डिफरेंट बिहेवियर है, तो बच्चे कोऑपरेट भी करते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं। इवेंचुअली किड्स हैव ब्यूटीफुल सोल्स एक्चुअली, तो वो तो समझ जाते हैं। सो स्पेशल एजुकेशन में कई स्कूल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो आपको क्या लगता है क्या कमियां हैं, हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली हम इंडिया की बात करें तो? हमारे यहाँ एक तो चीज़ है कि अवेयरनेस कम है, इसमें स्पेशल एजुकेशन की अवेयरनेस कम है, और डिसऑर्डर की भी कमी है अवेयरनेस की, कि ये प्रॉब्लम है। तो एक तो बहुत लेट अवेयर होते हैं और लेट संपर्क करते हैं डॉक्टर से, आए
तो एक तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है, दूसरी ये थी कि स्पेशल एजुकेशन का इम्पोर्टेंस भी नहीं पता होता है कई बार कि वो क्या करता है। तो पेरेंट्स उसके कारण परेशान होते हैं और वो उनको लेट हो जाता है एजुकेशन देने में। दूसरा हमारे यहाँ इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन में डिसऑर्डर्स तो बढ़ ही रहा है ना अभी, तो उसके अकॉर्डिंगली एजुकेटर्स कम हैं। अच्छा। तो इसीलिए जो स्पेसिफिक बच्चों को मिलना चाहिए स्पेशल अटेंशन, क्योंकि हम हर बच्चे को स्पेशल अटेंशन देना ही पड़ता है एक टाइम पर। 1-to-1 थेरेपी भी देनी पड़ती है स्पेशल एजुकेशन की इन बच्चों को हमको, उसके बाद ही ये ग्रुप में जा पाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ एजुकेटर्स की कमी है। तो ज़रूरी है कि एक तो अवेयरनेस डेवलप की जाए और पेरेंट्स को ट्रेंड किया जाए, तो उससे काफ़ी कुछ चीज़ें फिलअप होने लगेंगी। पेरेंट्स तो ऑटोमेटिकली जब उनका बच्चा आता है एक स्कूल में तो आप उनको एजुकेट करते हैं कि भाई आपको भी ये ट्रेनिंग घर पे देनी है, बट अगर अवेयरनेस ही नहीं है, आज जो स्थिति है इंडिया में, इंडिया क्या में ऑल ओवर द वर्ल्ड की हर 30 बच्चे पे एक बच्चा ऑटिस्टिक है, ऐसा मानते हैं। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अवेयरनेस उस तरह से भी होनी चाहिए कि जैसे बहुत सारे थेरेपी सेंटर्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ से फिजियोथेरेपिस्ट निकल रहे हैं, उस तरह से स्पेशल एजुकेटर्स नहीं उतने हो पा रहे हैं। एंड द पीपल विद ऑटिज्म आर मोर देन एजुकेटर्स, आई गेस यही हो रहा है आई थिंक। तो मुझे लगता है ये अवेयरनेस इस तरह से इस इंस्टीट्यूट में जाना, लोगों के में अवेयर करना कि भाई हमको स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में भी करियर बना सकते हैं एंड देयर इज अ बिगर स्कोप नाउ, ये जानना लोगों के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैम और कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जहाँ पे लोग इस तरह के करियर ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, एंड इज इट अ गुड ऑप्शन, इज इट अ गुड करियर ऑप्शन? एक तो मैं बताना चाहूँगी कि जिन लोगों में जो लोग सोशली रहते हैं, इमोशनल काफ़ी रहते हैं और साइकोलॉजी के बैकग्राउंड वाले रहते हैं, उन्होंने ये ट्रेनिंग्स करनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन की, क्योंकि वे काफ़ी अच्छा काम कर पाते हैं। और हमारे इंडिया में देखा जाए तो NIMH है जो सिकंदराबाद में इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, वहाँ पर काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग्स हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा है। और एक्शन फॉर ऑटिज़म जो दिल्ली में है इंस्टीट्यूट, वहाँ पर काफ़ी अच्छा वो पेरेंटल एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूट है जहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है। तो काफ़ी अच्छे से पेरेंट्स और जो भी एजुकेटर्स है वो काम कर सकते हैं। सो एक्शन ऑफ ऑटिज्म में दे जस्ट हैव अ विंग जहाँ पे वो उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, या इज इट लाइक अ कॉलेज जहाँ पे वो उनको प्रॉपर एजुकेशन देते हैं? वो कॉलेज भी है, देन ट्रेनिंग का भी सेंटर भी है। ओके, मतलब वहाँ पे क्योंकि बच्चे आते ही हैं थेरेपी के लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहती है और वहाँ पर पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देते हैं वो लोग। अच्छा, तो जो भी सीखना चाहता है वहाँ जाता है तो उसको प्रैक्टिकल भी मिलता है, थेरेटिकल भी मिलता है। सो इवेंचुअली अगर देखा है तो बहुत सारे नहीं हैं, आप जैसे अगर 2 का नाम ले रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत नहीं होंगे, लेकिन हाँ फिर भी हैं तो सही। लेकिन मुझे जो नॉलेज में जहाँ पर से मैंने लिया है, अच्छा, और मैं समझती हूँ कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ इतने सालों से। और मुझे जो हम लोग बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं, बहुत कम बच्चों के साथ काम करते हैं, बहुत ज़्यादा जगह पर नहीं जाते हैं, हमारा एक ही ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं पर हम बहुत इंडिविजुअल बच्चों को रख के काम करते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छे फीडबैक्स भी मिलते हैं और पेरेंट्स काफ़ी सेटिस्फाइड भी रहते हैं। नहीं, मैं समर तो खैर आपके यहाँ से ही करके निकला है और आज भी समर आता ही है आपके यहाँ पे। आई मीन द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज़ दैट आप पेरेंट्स को जो समझाते हैं ना कि एंड यू आर ऑलवेज अवेलेबल। मुझे कभी भी प्रॉब्लम होती थी तो मैंने आपको कॉल किया है कि ये दिक्कत आ रही है, अब आप मैं इसे कैसे हैंडल करूँ। दिस इज़ आई थिंक इज़ द बेस्ट, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट कि आपके डॉक्टर्स, आपके थेरेपिस्ट, दे शुड बी अवेलेबल टू टॉक टू यू, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं कि नेक्स्ट बच्चा कैसे बिहेव करेगा, आपको पता ही नहीं होता है। सो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए आज के उसमें, एंड इट कैन बी अ गुड करियर ऑप्शन। आपका क्या कहना है इसमें करियर ऑप्शन के लिए? करियर ऑप्शन गुड है और इसमें बहुत अच्छा है कि सोशली अगर हम वर्क करना चाहते हैं, हम सोशल हैं, तो हमें इस फील्ड में जाना चाहिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है इस फील्ड में, क्योंकि अभी हमको ही बहुत सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि
अवेलेबल ही नहीं है लोग इतने, तो हमको ना चाहते हुए भी बहुत सारे पेरेंट्स, और फिर हमको ऑनलाइन भी काम करना रहता है, बाहर से भी लोग संपर्क करते हैं, तो देखते हैं इंडिया और इंडिया के बाहर भी कमी है एक्चुअली। तो अब एक चीज़ और मैं जानना चाह रही थी, मुझे अभी ध्यान आया कि अभी जैसे कोविड का टाइम आ गया था और बहुत सारी सिचुएशन बिगड़ गई, बच्चे नहीं जा पा रहे थे, इन बच्चों को सेंटर पे जाना ज़रूरी हो जाता है। अब जब हम ऑनलाइन क्लास दे रहे थे तो हाउ इज़ इट ईजी फॉर पेरेंट्स टू डू इट ऑनलाइन? मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है, अगर उन्होंने ट्रेनिंग ले ली हो थेरेपी की तो आप ऑनलाइन हैंडल कर सकते हो उसको, क्योंकि आपको ही कराना है सब कुछ। तो इज़ इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना वो गांव से भी आते हैं, मैंने जो चीज़ नोटिस करी है, एंड बहुत मुश्किल होता है उनके लिए अपनी फैमिली को छोड़ के, या तो माँ बच्चे को लेके यहाँ पे पड़ी होती है, मतलब एक एक दो दो तीन तीन महीने, क्योंकि उसको थेरेपी भी करानी है, स्पेशल एजुकेशन में के लिए भी लेके आना है। तो हाउ इज़ द वे पॉसिबल फॉर देम कि कैसे मैनेज हो जाए ये चीज़ कि पेरेंट्स को घर ना छोड़ना पड़े, यू नो, एक फैमिली नहीं टूटे टाइप की चीज़? हम लोग इसके लिए बहुत अवेयर रहते हैं, क्योंकि हम लोग भी एक फैमिली लाइफ जी रहे हैं, तो हमारा फोकस रहता है कि मम्मियाँ घर को छोड़कर यहाँ पर ना रहें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। True. और हमने देखे हैं कि फैमिली के डिस्प्यूट्स होते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं पेरेंट्स के, कहीं कुछ और भी दूसरे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं जब मदर्स छोड़कर यहाँ रहती हैं तो उनकी फैमिली में। तो हम पहले ही मदर को अवेयर करते हैं इस बारे में भी कि आपको ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं रहना चाहिए, आपको सबसे पहले खुद को ट्रेंड करना है, और हम आपको 2 से 3 महीने में इस लायक बनाते हैं कि आप खुद वहाँ पर काम कर पाओगे। तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, और कई मदर्स यहाँ रहती है तो वो कॉन्फिडेंट हो पाती है जब 2 और 3 मंथ बाद वो जब हैंडल करती है, तो क्योंकि हम लोग तो काम करते हैं, साथ में हमारा एक टेक्निक है कि हम पेरेंट्स को हमारे सामने ट्रेनिंग देते हैं, हम बोलते हैं आप हैंडल करो आपके बच्चे को हमारे सामने। तो जब पेरेंट्स हमारे सामने हैंडल करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने से वो हैंडल कर पाते हैं। दूसरा, हमने कोविड के समय में बहुत अच्छी एक टेक्निक डेवलप करी थी कि विदिन 1 वीक हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी। हमारा सेंटर ज़्यादा टाइम बंद नहीं रहा था, हमने पेरेंट्स को कांटेक्ट करके, और हमने ऑनलाइन, मैंने खुद ने ही ऑनलाइन उनको बोलना शुरू किया था कि देखो आप ये चीज़ें रखो, मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको करना है। तो मैंने देखा कि छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक उसका ये बेनिफिट हुआ कि आज भी जो बच्चे 4 इयर्स या 5 इयर्स के हैं, उनके पेरेंट्स आज भी मुझे आकर बोलते हैं, मैडम आपने वो कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी थी हमको घर पर कि आज भी हमको डिफ़िकल्टी नहीं आती बच्चे को हैंडल करने में। कोविड के समय में जैसे हमने हमारे सेंटर ने विदिन 1 वीक में ही क्लासेस शुरू कर दी थी ऑनलाइन, तो उसका रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा मिला हम लोगों को कि आज भी जो 4-5 इयर्स के बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स आज भी बोलते हैं मैडम कितना अच्छा आपने किया था कि हमको वो ऑनलाइन ट्रेनिंग दी थी, क्योंकि मैंने वो जब ट्रेनिंग दी थी तब एक एक टेक्निक उनको मैं क्लियर करती थी कि आप ऐसे ऐसे सब एडजस्टमेंट करिए। यहाँ तक कि किसी बच्चे के पेरेंट्स के पास टेबल नहीं होती थी, बोलते थे कहाँ रखें मैडम, तो मैं इवन उनके घर का पूरा सर्चिंग करती थी कैमरे के थ्रू कि मुझे बताओ आप, फिर मैं उनको बताती थी कि ऐसे बेड को टेबल की तरह यूज़ करो और यहाँ पर साइड में आप कुछ चेयर वगैरह रख लो। तो पेरेंट्स को मैं उतना तक बताती थी, मैं बोलती थी चौकी रख लो, अच्छा टॉयज नहीं है, ग्लासेस लेकर आ जाओ, स्पून लेकर आ जाओ, हमको सिर्फ एक्टिविटी करानी है, बच्चे को एक जगह बैठाना है। तो ये जो ट्रेनिंग बच्चों के पेरेंट्स को मिली, उससे आज पेरेंट्स बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने खुद सब कुछ खुद किया है। अभी तक आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट थे, कहीं खुद करना पड़ा, तो एक्चुअली इम्प्रूवमेंट भी बच्चे में बहुत अच्छा ही हुआ होगा इस चक्कर में। इम्प्रूवमेंट आया और पेरेंट्स बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, और इसके थ्रू हमको भी बहुत अच्छा एक आइडिया मिला, और हमारी आज भी 50% क्लास ऑनलाइन चल रही है, और बाहर के पेरेंट्स चल रहे हैं अभी भी। उससे हमको बहुत बेनिफिट हुआ। तो कोविड का जहाँ यह बैड इफेक्ट हुआ है, वहाँ कुछ एक ऑप्शन भी डेवलप हो गया है। नहीं, दिस इज वेरी ट्रू एक्चुअली। मुझे लगता है मतलब जो सिटी में रहते हैं उनके लिए तो ठीक ही है, मैं एज अ कन्वीनियंस यूज़ करती हूँ कि समर आपके यहाँ आधे दिन ऑनलाइन करता है, आधे दिन आता है। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कंसर्न था, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स एक्चुअली गांव के हैं, वो जो मुझे बॉदर कर रहा था ना कि ना फिजियोथेरेपी हो पा रही है, ना ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो पा रही है, ना स्पेशल एजुकेशन। तो देयर हैज़ टू बी अ वे आउट जहाँ पे वो सीख के चले जाएं और उनको बार बार ना चक्कर लगा। भाई आपने एक बार सीखा, उसको 6 महीने किया या 3 महीने किया, वापस आए, वापस करके उसको आपने सीख लिया या उसका इम्प्रूवमेंट या अपग्रेड कर लिया, एंड देन यू डू इट अगेन।
एंड दैट इज बेस्ट पार्ट्स में क्या फैमिली बॉदरेशन में नहीं जाती है. Yes. एंड नॉट एवरीबडी इज गॉट दैट काइंड ऑफ मनी की मतलब आए और आपने 6 महीने तक कर लिया, बहुत मुश्किल होता है. सब Yes. सबको देख के चलना चाहिए. सो आई होप आज के सेशन से पेरेंट्स को ये समझ में आया हो कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेटर्स, और उनके शायद कन्फ्यूजन भी दूर हुए हों इस चीज़ को हमारे इंटरव्यू से, कि special education is not just education, it is a life skill which every parent need to learn. It is not just educators duty to do it, rather than everybody else in the household. तो आई होप हमारा ये सेशन बहुत अच्छी तरह उनको इन्फॉर्मेटिव रहा हो. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट. आपकी वजह से बहुत सारी जो लोगों की मुगालते थे मुझे लगता है वो दूर हुए होंगे. And thank you so much for coming here. Thank you. So if you want to know anything more about special education, autism, neurodivergence, or any other topic, please do let us know in the comment section. And you can also tell us if we can come up with any other interesting topic. Thanks for watching us. And do not forget to subscribe us and share this video to as many people as possible. Thank you so much.